वेलकम टू संस्कृति आईएएस। आप जानते हैं कि 24 मई को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है। प्रीलिम्स में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बहुत सारे टाइप्स देखे होंगे। आप अगर गो थ्रू आपने किया होगा तो आप जानते होंगे कि किस किस तरीके के सवाल यूपीएससी अक्सर अपने इस एग्जाम में पूछता है। ये वीडियो कोई शॉर्ट ट्रिक वीडियो नहीं है, एलिमिनेशन टेक्निक सिखाने वाली वीडियो नहीं है, बल्कि इसमें हम बात करेंगे कि यूपीएससी ने पिछले 10 सालों में कितने तरीके के सवाल पूछे हैं। तो हमने कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए। ये पैटर्न्स 15 से ज़्यादा ऐसे पैटर्न्स हैं जिन पर सवाल यूपीएससी लगातार पूछता रहता है। हम उनको सॉल्व करने का तरीका, एक ऐसा तरीका जो शायद आपको बहुत काम आए आपके एग्जाम में, देखने की कोशिश करेंगे। पहले टाइप पर चलते हैं, एक एक करके सारे टाइप्स देखेंगे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। पहला टाइप जो सबसे बड़ा टाइप है और पहले पूछा जाता था, आजकल इनकी संख्या बहुत कम हो गई है क्योंकि यूपीएससी ने अपना लेवल बढ़ा दिया है, बहुत ज्यादा सवाल देखने को नहीं मिलते। वो है सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन और उसके बाद 4 ऑप्शंस। ये सवाल बहुत आसान हो गए थे और स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी तैयारी की, इसलिए इन सवालों को यूपीएससी ने बहुत कम कर दिया है। स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो पिछले साल हमें इसका एक क्वेश्चन देखने को मिला था, 2 क्वेश्चंस आए थे, सॉरी। इसमें है मोहनजोदड़ो में नाचती हुई लड़की, डांसिंग गर्ल नामक जो मूर्ति हमें प्राप्त होती है, वो किस पदार्थ की बनी हुई है। तो बहुत इजी स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया यहाँ पर, और बाद में क्ले की है, कांसे की है, स्वर्ण की है या फिर कार्लियन की है। बहुत आसान है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। हम आंसर्स पर नहीं जा रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हम क्वेश्चन टाइप्स देख रहे हैं, है ना। तो ये बहुत सीधा सा हमारा उत्तर हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत कम हो गए हैं। जैसा पिछले साल एक और सवाल आया था कि इनमें से आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो डायरेक्टली आपका जो बेसिक आप फंडामेंटल बुक्स पढ़ते हैं हिस्ट्री की, उसमें पता चल जाएगा आपको कि संस्थापक के ये जो संस्थापक थे इस मूवमेंट के, वो कौन थे। ये क्वेश्चंस बहुत कम हो गए। ये पहला टाइप है यूपीएससी में पूछे जाने वाले सवालों का। अब दूसरा जो टाइप होता है वो है 2 स्टेटमेंट वाला। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, आपसे पूछेंगे कि एक सही है, 2 सही है, दोनों सही है, कोई भी सही नहीं है, इनकी दोनों सही नहीं है। आमतौर पर इसमें जो एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हैं या जो तुक्का मारते हैं वो इस तरीके से मारते हैं कि नथिंग या नन ऑफ दी अबाउ तो कोई हो ही नहीं सकता है, कभी किसी का आंसर नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं है। तुक्का मारने वाली बात नहीं है। इसमें आपके लिए आसानी ये होती है कि अगर आपको एक स्टेटमेंट भी पता है, जैसे इसमें है जैसे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राजा राम मोहन रॉय। अब इसमें कह रहे हैं कि ही पोजेस्ड ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट, यानी कि पूर्व की जो पद्धति है, परंपरा है, दार्शनिक परंपरा और सिद्धांत, उनका वो अनुपालन करते थे। अब इसमें अगर आपको डाउट है तो आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़े। मान लीजिए कि आपको पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो उसके बाद आपके लिए आसान हो गया कि इसमें से एक तो सही हो ही सकता है ना। और केवल 2 सही नहीं हो सकता क्योंकि एक सही है, तो ये भी काट दिया, ये भी काट दिया और ये भी काट दिया। आपका उत्तर बड़े आसानी से आ जाएगा। लेकिन अगर आपको दोनों पता है तो यू आर मोर कॉन्फिडेंट। पहला टाइप जो था उसमें आपका 100% स्ट्राइक रेट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसमें आपका स्ट्राइक रेट 50% हो जाता है क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो 2 स्टेटमेंट जब आपके पास आते हैं। सिमिलरली एक और ऐसा ही क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें 3 स्टेटमेंट है, जो हमारा थर्ड टाइप है। 3 स्टेटमेंट वाले में क्या है कि आपको एक क्वेश्चन देंगे, कुछ स्टेटमेंट्स दे देंगे, उसके बाद बोलेंगे कि तीनों में से आप अरेंज करिए कि कौन कौन सी सही हो सकती है। तो उसमें बाद में ऑप्शंस हो सकते हैं कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या कोई कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2 2 3 नन ऑफ द अबव, इस तरीके से पूछ सकते हैं। इसमें आसानी आपको ये रहती है कि देखो, अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको एक बात पता चल जाएगी कि इनमें से कई बार ऐसा होता है कि एक जो स्टेटमेंट होता है वो हर ऑप्शन के पीछे लगा होता है। जैसे मान लीजिए कि यहां भी 3 होता तो आप समझ जाते कि ऑप्शन 3 जो है वो तो सही है ही। उसके बाद आपको इन 2 स्टेटमेंट्स में से देखना होता है कि कौन सा सही है। इसको करने का एक और आसान तरीका है, आप सिंपली एक स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो गलत है। अगर इसमें आपने आइडेंटिफाई किया कि लेट्स से कि ऑप्शन बी गलत है, तो आप जैसे ही 2 को एलिमिनेट करेंगे वैसा ही आपका आंसर ऑप्शन 1 एंड 3 अराइव हो जाता है। कहने को आसान है, लेकिन आपको जो गलत स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करना है। ये सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने रहती है। अब इसके बाद 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। इनकी संख्या यूपीएससी ने लगातार बढ़ाई है। ये जो 4 स्टेटमेंट आपको मिलती हैं, इन 4 स्टेटमेंट्स में से उसी तरीके से अगर आपने एक रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट कर लिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर सारे स्टेटमेंट पढ़ने चले गए, एक-एक स्टेटमेंट पढ़ोगे, अपने बहुत ज्यादा एकेडमिक ज्ञान पर आप भरोसा करोगे कि अच्छा मुझे ये पता है, ये नहीं पता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस तरीके से अगर आप चले गए क्वेश्चन को पढ़ने, तो क्वेश्चन आपको अपने अंदर
सिंक कर लेगा बुरी तरीके से। फिर आप हर स्टेटमेंट में कंफ्यूज रहेंगे, आपको हर स्टेटमेंट लगेगी सही है और अपने ही थॉट प्रोसेस पर आपको दोबारा से यकीन नहीं रहेगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको जो लगे कि ये तो गलत हो ही सकता है, उसको आप गलत कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसका एक और तरीका जो निकालते हैं, जैसे 1 3 में है और 4 3 में है, तो एक संभावना है कि 1 और 4 स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। ये भी एक तरीका इसका हो सकता है। अब जिसमें 1 और 4 दोनों है उसके ठीक होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ये तुक्का मारने का प्रोसेस है, ठीक है। तुक्का नहीं मारना है। करने का तरीका है कि अगर आपको एक गलत स्टेटमेंट पता है तो वो एक गलत स्टेटमेंट आप निकाल लो और उसके बाद ऑप्शंस को वेरीफाई करो एक बार कि जो मैंने ऑप्शन गलत किया है क्या उसके तरीके से मेरा उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी सीधे तरीके से अगर करना है तो कर ही सकते हो, क्वेश्चन टाइप आपको पता ही चल गया है। उसके बाद यही सेम टाइप जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और उसके बाद कॉम्बिनेशन मिलेंगे ऑप्शंस के, अगर इसको पढ़ोगे तो गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का चयन करने के लिए जूरी कौन बनता है। तो अगर आपको पता है कि ये मान लो लेट्स से सही नहीं है, लेट्स से कि आपको पता है कि इसमें नंबर 1 जो है वो जूरी नहीं हो सकता, लेट्स से भारत का राष्ट्रपति जूरी नहीं हो सकता, उसका ये फंक्शन नहीं है, तो यहां भी आप सीधा आंसर पर अराइव कर जाओगे कि सिर्फ एक स्टेटमेंट ऐसा है, जैसे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब यहाँ 50-50 गैम्बल कर सकते हो, करना नहीं है कर सकते हो। अगर आप फंस गए हो, आपको लगता है कि मैंने तो 30 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं या 30 ही मेरे सही हो सकते हैं, अटेम्प्ट मैंने बहुत ज्यादा कर दिए हैं, तो ऐसे में जहाँ 50-50 का मैटर हो वहां आप थोड़ा सा एजुकेटेड गेस ले सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सेम इसी तरीके के पिछले सालों में ये आया असहयोग आंदोलन के बारे में कि बहिष्कार कर दिया था न्यायालय और विदेशी वस्त्रों का, अहिंसा का कठोर अनुपालन किया गया था। अब आपको पता है कि कितना किया गया था और उपाधियों और सम्मानों उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना की गई थी। तो आपको पता है असहयोग का मतलब क्या था, टोटली कॉपरेट नहीं करना इंग्लिश गवर्नमेंट से। अब उस नॉन कॉपरेशन में कौन कौन सी चीजें आपको लगता है हो सकती हैं, लेकिन ये मुश्किल क्यों हो जाता है? ये वाले जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो इसलिए मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि उनमें आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए कि ये हुआ था या नहीं हुआ था। अगर आपने थोड़ा सा भी रिस्क लिया तो आप खत्म। इसीलिए अगर नहीं पता है तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को मत छेड़िए। आपको याद होगा 2023 में ऐसा हुआ था कि यूपीएससी ने इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डाल दिए थे और ये पहली बार था जब इन क्वेश्चंस को ट्राई किया गया था, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। क्योंकि जो हमने पीछे 3-4 टाइप्स देखे, उन टाइप्स के क्वेश्चंस पर यूपीएससी लगातार स्टिक कर रहा था बहुत सालों से। 2015 से पहले आप देखोगे कि सिंगल लाइन के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, फिर स्टेटमेंट्स वाले आने लगे, मिलान करने वाले आने लगे, लेकिन ये इंट्रोड्यूस हुआ 2023 में और वहां से इनकी संख्या अगले साल और बढ़ी क्योंकि स्टूडेंट्स इसके लिए तैयार थे और कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ये अगर देखें तो सबसे मुश्किल टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो यूपीएससी पूछता है। तो इन पर बेट नहीं लेना है कि मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं या मुझे आता है। कोई एजुकेटेड गेस नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। आता है तो करिए, नहीं आता है तो आगे बढ़ जाइए। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, मैक्सिमम 10 आपको मिल जाएंगे ऐसे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत बड़ा पेपर रहता है, ठीक है। अगर पता है तो करिए। फिर इससे भी मुश्किल जो टाइप है वो है 5 स्टेटमेंट वाला। अब आपको देखने में लगेगा कि ये मुश्किल है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये वन ऑफ द इजीएस्ट आप इनको कह सकते हैं कि पूरे यूपीएससी के एग्जाम में आपको दिखेगा। यहां भी वही तरीका लगाना है कि गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, गलत ऑप्शन फाइंड आउट करना है और फिर गलत ऑप्शन के आधार पर अपने ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं उनके कॉम्बिनेशन को देखना है और फिर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा उत्तर सही हो सकता है। अगर आपको विषय की थोड़ी भी भनक है, जैसे आरबीआई की इनकम के कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो आरबीआई की इनकम के सोर्सेज मान लो आपको नहीं पता है, लेकिन एक चीज पता है कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेट सपोज आपने आइडेंटिफाई किया कि इनमें से नंबर 3 नहीं हो सकता, ठीक है, तो आपने यहां से ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, अब आप इस पर अराइव हो गए। अगर आप एक ऐसा और ऑप्शन आइडेंटिफाई कर लोगे जो नहीं ही हो सकता, एब्सोल्युटली नॉट वाला, तो आप कर ले जाओगे इसको। ये उसके बाद आते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जनरली सब्जेक्टिव मैटर होता है, बहुत लोगों को बहुत आसान लगते हैं, कुछ को बहुत मुश्किल लगते हैं। अब इनमें क्या है कि बोल देंगे आपको कि लेट्स से कि एक सही है और दो भी सही है और एक जो है वो दो की व्याख्या करता है या दो जो है वो कथन एक की व्याख्या करता है, फिर एक और दो दोनों सही हैं लेकिन दो जो है वो पहले की व्याख्या नहीं करता, फिर आपसे बोलेगा कि एक सही है और दूसरा गलत है,
फिर ना तो एक सही है और ना दूसरा सही है, या एक सही है दूसरा भी सही है, इस टाइप से आपसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएगा। जनरली यही कॉम्बिनेशन बनते हैं कि एक सही है, दूसरा व्याख्या कर रहा है, दूसरा भी सही है, फिर एक गलत है, दूसरा सही है और वो व्याख्या कर रहा है। इस तरीके से जो स्टेटमेंट है उनको अगर आपने बनाना है तो उसका सिंपल तरीका ये है कि इनके बीच में क्योंकि लगा के देख लो। अगर आपने यहाँ पे क्योंकि लगा लिया और अगर आप अराइव हो गए अपने आंसर पर, है ना, तो वो ठीक हो जाएगा। जैसे मान लो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर होता कि सर्दियों में भारत में दिसंबर के महीने में सर्दियां होती हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट आपको दे दिया उसके क्योंकि का। क्यों क्यों होती हैं सर्दियां? क्योंकि पृथ्वी सूर्य से विपरीत दिशा में घूम जाती है या सूर्य से दूर चली जाती है। जो हम जिस गोलार्ध में रहते हैं वो गोलार्ध थोड़ा सा दूर चला जाता है सूर्य से। अगर ये सेकंड स्टेटमेंट होता तो आप उसको वेरीफाई करते कि दिसंबर में सर्दियां इसलिए होती हैं क्योंकि पृथ्वी थोड़ा सा दूर चली जा रही है और हमारे गोलार्ध में सर्दियों का मौसम आ जाता है। अब यहां अगर आप देखोगे तो वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक होती है। अब इसका स्टेटमेंट 2 जो कहता है ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। अगर आपने यहाँ पे क्योंकि लगा के देखा और आपको लगा कि हाँ ठीक तर्क बन रहा है, तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है और दूसरा जो है वो पहले की व्याख्या भी कर रहा है। ये इजी आप इसको नहीं कहेंगे, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में आते हैं। कई बार स्टेटमेंट ऐसे आ जाते हैं जो आपके जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उनको अगर आपने बहुत गहराई से नहीं देखा है तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको मुश्किल आने वाली है। अब देखो 3 स्टेटमेंट वाले आ जाते हैं। 3 स्टेटमेंट में क्या पूछेगा आपसे? आपको पहले 3 स्टेटमेंट दे देगा, फिर कहेगा कि कथन 2 जो है और कथन 3 जो है वो दोनों सही हैं क्योंकि वो दोनों पहले की व्याख्या कर रहे हैं। फिर आपको बोलेगा कि 2 और 3 जो है दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही ऐसा है जो व्याख्या कर रहा है। अब ये जो एक है, इस एक का मतलब हो गया कि भाई या तो दूसरा है या तीसरा है। आपको एग्जैक्टली नहीं बोला कि दूसरा व्याख्या कर रहा है या तीसरा व्याख्या कर रहा है। फिर बोलेगा कि जो 2 और 3 है, 2 और 3 में से केवल एक ही सही है और जो सही है ना वो पहले की व्याख्या कर रहा है। फिर बोलेगा कि ना तो 2 सही है और ना ही 3 सही है, तो जब सही ही नहीं है तो व्याख्या क्या करेगा? आप समझ गए? एक बार आपको जो कथन दिया गया है वो सही करने को बोलेगा, फिर जो व्याख्या दी गई है उसमें 2 स्टेटमेंट होंगी। अब कौन सी सही है ये भी आइडेंटिफाई करना और फिर बताना भी है कि वो व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये भी वन ऑफ द डिफिकल्ट मोस्ट क्वेश्चंस जो आते हैं ना, उनका एक टाइप है ये। और इसको आप अगर नहीं पता तो कैसे भी नहीं कर सकते। छोड़ने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। जैसे पीछे हमने जो स्टेटमेंट जो क्वेश्चन के टाइप देखे थे ना, उसमें कहा था कि केवल एक सही है या केवल 2 सही है, 3 सही है, उसी टाइप का लगभग ये आप इसको क्वेश्चन मानेंगे कि बहुत मुश्किल क्वेश्चंस में से ये है। फिर उसके बाद अगला जो टाइप है वो आता है कि सीक्वेंस बनाना। अब सीक्वेंस वाले में समस्या ये है कि जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो पढ़ते-पढ़ते आपको लगेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन इसको करने के 2-3 तरीके हैं। इसको आप रखेंगे ईज़ी टू मॉडरेट की श्रेणी में रख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस डूएबल होते हैं। पहला तो इसमें ये है कि आपको 2 ऑप्शंस यहाँ दिखेंगे, 2 ऑप्शंस यहाँ दिखेंगे। यानी कि टोटल जो 4 आपकी नदियाँ हैं, उनमें से आपको पता है कि 2 ही लास्ट में आ सकती हैं, या तो कोसी आ जाएगी या गंडक आ जाएगी। अगर आपको लास्ट पता है कि ये वाली तो लास्ट है, या आपको पता है कि ये वाली तो फर्स्ट है। अब देखो यहां पर घाघरा हो सकती है या गोमती हो सकती है, ठीक है। तो या तो इनके श्रेणी की अगर बात करें तो अनुप्रवाह में गंगा में कौन सी कब मिलती है और उनका अनुक्रम क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हुए, यानी कि जहां से गंगा निकल रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ, उसमें इसका अनुक्रम क्या है। तो अनुक्रम में आपको अगर 2 चीजें पता है, 2 छोड़िए 1 भी अगर पता है कि सबसे लास्ट वाली कौन सी है, या ये पता है कि सबसे पहले वाली कौन सी है, और इनमें भी अगर 2 ही ऑप्शंस आपके पास हो कि घाघरा पहले मिलती है या गोमती पहले मिलती है, तो भी आपके लिए 50-50 हो गया। अगर आपको ये पता है कि लास्ट में कोसी मिलती है या गंडक मिलती है, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो गया। बार बार मत पढ़ना इस सवाल को, जितना बार बार पढ़ोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन में चले जाओगे। तो सबसे आसान है कि पहले ऑप्शंस देखो, 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। कि देखो 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो कि कोसी पहली नहीं हो सकती, गंडक पहली नहीं हो सकती, ये आपको पता है, या तो घाघरा होगी या गोमती होगी। अब उसको आइडेंटिफाई आपने करना है, जैसे आप करें अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर कर सकते हैं। फिर आते हैं अरेंजमेंट के क्वेश्चंस।
अरेंजमेंट के क्वेश्चन जनरली हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। आजकल इनमें आईआर का भी थोड़ा-सा रेफरेंस ज़्यादा होने लग गया है कि कौन-सा इवेंट पहले हुआ था विश्व के इतिहास में, और जनरली आप देखोगे तो इतिहास के ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। पॉलिटी में इस तरीके से पूछ सकते हैं कि अनुक्रम क्या हो सकता है, मान लीजिए राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स का, कि पहले प्रश्नकाल होता है या सदन की कार्रवाई चलती है या जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उस तरीके से वो। अब इसमें 4 स्टेटमेंट हिस्ट्री के दे दिए, उनको बोले कि पहले कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, लास्ट कौन सा है। इनको करने का भी एक आसान तरीका ये देखो कि या तो तीसरा स्टेटमेंट लास्ट है या दूसरा स्टेटमेंट लास्ट है। तो तीसरा क्या है, परांतक एक द्वारा चोल की सत्ता स्थापना, और दूसरा क्या है, महेंद्र वर्मन एक के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। तो अगर आपको पता है कि इनमें से कौन सा लास्ट में हुआ है, इन इवेंट्स की बात कर रहे हैं, इन इवेंट्स में से लास्ट में कौन सा हुआ है, तो आपके लिए क्वेश्चन 50-50 हो जाता है। डुएबल क्वेश्चन होते हैं, बहुत टफ नहीं कह सकते। इनको आप अपने एकेडमिक और एजुकेटेड गेस के बेसिस पे आराम से कर सकते हो। पहली भी अगर स्टेटमेंट बात करो ना, तो या तो दूसरा है या तीसरा है। तो 2 और 3 का ही मामला है बेसिकली। अगर आपने 2 और 3 को आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। इस तरीके से आपको ये अटेम्प्ट करना है। फिर पूछते हैं कि इनमें से कितने सही हैं। अगेन बहुत डिफिकल्ट मोस्ट क्वेश्चंस में से एक, कि आपको दे दिया कि 5-6 देश आपको दे दिए, अब इसमें से नेटो के सदस्य देश कौन से हैं। तो अगर आपको मान लो नहीं पता है कि ऑस्ट्रिया है, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन, उत्तरी मैसेडोनिया, कौन-कौन से देश हैं जो शामिल हैं और कौन से नहीं हैं। अब या तो आपको पूरी लिस्ट याद हो, लिस्ट याद करना बहुत मुश्किल तो नहीं है वैसे, होना ही चाहिए आपको, लेकिन मान लो अगर नहीं है, तो क्या करोगे? तो इस क्वेश्चन को चुपचाप छोड़ करके आगे बढ़ जाना, क्योंकि इसमें कोई तरीका नहीं है। अगर नहीं आता है तो नहीं आता है। और यूपीएससी सब्सिक्वेंट ईयर्स में यही कोशिश कर रहा है कि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पुट अप किए जाएं स्टूडेंट्स के सामने, एस्पिरेंट्स के सामने, कि अगर उनको पता है, क्योंकि नॉलेज टेस्ट है, तो अगर आपको नॉलेज है नेटो के बारे में तो ही आप कर पाओगे इसको। फिर उसके बाद देखिए ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही हैं, वन ओनली टू ओनली थ्री, या ऑल ऑफ द अबव, या ऑल द फोर। फिर उसके बाद करेक्टली मैच करने के आते हैं। इन प्रश्नों की संख्या यूपीएससी ने अब बहुत कम कर दी है। एक समय था जब यहाँ से आपको कम से कम 15 से 20-20 सवाल तक देखने को मिलते थे। पीवाईक्यू आपने देखे होंगे, और अभी तक तो आपको बाय हार्ट हो जाने चाहिए। अगर नहीं हुए हैं तो भी आपको इतना तो पता ही होगा कि ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता था यूपीएससी। इसमें क्या है कि एक आपको दे देगा, जलप्रपात दे देगा, है ना, वाटरफॉल है, कौन से एरिया में पड़ता है और कौन सी नदी पर है। इसमें आसान ये हो जाता है कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अगर जैसे पिछला था कि या तो नेटो का पता है या नेटो का नहीं पता है सदस्य देश का, इसमें क्या है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको पता है कि नर्मदा और धुआंधार का कोई लिंक है क्या, और फिर नर्मदा मालवा से बहती है क्या। ठीक है, ऐसे ही हुंडू जो वाटरफॉल है वो छोटा नागपुर में है, या सुवर्ण रेखा कहाँ से बहती है, छोटा नागपुर से बहती है कि नहीं बहती है। तो जब बहती नहीं है तो जलप्रपात कैसे बना सकती है, तो उस आधार पर आप स्टेटमेंट को सही या गलत कर सकते हो। समझ रहे हैं आप बात? ऐसे अटेम्प्ट करना है। तो मल्टीपल ऑप्शंस में ये भी आपका इजी टू मॉडरेट में रहता है। कारण उसका ये है कि आपको सोचने, विचारने, समझने और उसको एनालाइज करने के लिए मल्टीपल पॉइंट्स मिल जाते हैं। जहां आपके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, कोई सेकंड पॉइंट नहीं होता, वहां आपके लिए थोड़ी सी समस्या आती है। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। रीजन है, फिर पर्वत श्रृंखला पूछ ली और पर्वत का प्रकार पूछ लिया कौन सा है। तो अगर आपको पता है कि एक सर्टेन कॉन्टिनेंट में सर्टेन टाइप ऑफ माउंटेन्स नहीं हो सकते, तो आप उस ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। अगर एलिमिनेट कर दिया तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जैसे ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा अगर आपने एक भी एलिमिनेट कर दिया तो। फिर धीरे धीरे ऐसे करके आपको प्रोसेस करना है, लेकिन मुश्किल सवालों में से एक है। आप इसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट में रख सकते हैं, इस वाले सवाल को। फिर ये बहुत आसान सवाल जो मैंने आपसे पहले शुरू में ही कहा था, इसमें सिंपल ऑप्शंस होते हैं, है ना, और मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं उसी चीज के। जैसे 3 वर्ड आपको दिए गए यहाँ पे, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ मतविलास, विचित्रचित्त एंड गुणभरा। ठीक है, तो इनमें से अगर एक भी पता है कि मत्तविलास, मत्तविलास मतलब कि जो विलासिता पूर्वक जीवन व्यतीत करें, है ना, विचित्रचित्त, विचित्रचित्त अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एंड गुण भरा, तो ये उपाधियां किसकी थी? ऐसा व्यक्ति जो बहुत गुणों से भरा हुआ है ना, प्रशासन चला सकता है बेहतरीन तरीके से, लेकिन उसके अंदर सर्टन दोष है, ये कह सकते हो।
तो इनमें से ऐसा कौन सा था, उसको एक्सप्लेन, अगर आप एक वर्ड से नहीं कर सकते तो दूसरे से करो, दूसरे से नहीं कर सकते तो तीसरे से करो। ये इसको करने का तरीका है। अब इसमें देखो, प्रादेशिक है, राजुक है, युक्त है, तो ये किस लेवल के अधिकारी होते थे? अब ये तो आप इसको कहोगे ये तो पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, और पीसीएस में भी आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, यहाँ तो 3 मिल रहे हैं। तो ये ईजीएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में से एक है। ये बड़े आराम से कर सकते हो अगर बेसिक बुक्स आपने एक बार पढ़ी हैं तो। फिर ये डिस्क्रिप्टिव होता है, और इतना सारी पूरी परिभाषा देने के बाद आपसे पूछेंगे कि ये चीज क्या है, पूरी परिभाषा वाले सवाल। तो इसमें जैसे पूछा कि एक 3D वर्चुअल दुनिया का इंटरऑपरेटेबल नेटवर्क है, जिसमें लाखों यूजर जो हैं वो एक साथ एक्सेस कर सकते हैं और वर्चुअल संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है ना? तो मेटावर्स है, वर्चुअल मैट्रिक्स है, क्रिप्टोग्राफी है और बिग डेटा एनालिटिक्स है। तो अगर एक बार भी गो थ्रू किया है तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ये हो जाता है, क्योंकि इतना खोल के जब आपको यूपीएससी बताने लग जाता है, इसका मतलब वो चाहता है कि आप ये सवाल कर लो, कुछ तो आप करो, है ना? तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट है। उसी तरीके से ये है कि ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो रासायनिक पदार्थों के साथ सर्वनिष्ठ अभिलक्षण क्या है, ठीक है? व्हाट आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस जनरली नोन एज दिस, व्हिच आर समटाइम्स टॉक्ड अबाउट इन मीडिया। और जब यूपीएससी मीडिया बोलता है ना, तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बोलता है, वो जर्नल्स की बात करता है, वो पत्रिकाओं की बात करता है। तो वहाँ पर आपको जो देखने को मिला, वहाँ से आप इसको ईजिली टैकल कर सकते हो, क्योंकि मैगजीन्स में जनरली आपको मिल ही जाता है, साइंस एंड टेक या जो भी विषय किसी का भी हो। इकोनॉमी के भी बीच में पूछे गए थे इसी तरीके के सवाल, तो जनरली आसान होते हैं। फिर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी इसमें, कि 1 2 3 स्टेटमेंट्स, और उसके बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। कि जैसे मान लो 3 स्टेटमेंट दे दिए कि जो टेम्परेचर रेंज है वो एक सर्टेन रेंज में है, फिर सारे साल बारिश होती है, और उसकी जो भिन्नता है या जो वेरिएशन है वो इतना से इतना हो सकता है। तो अब आपको पता है कि इनमें से मान लो फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो प्रेसिपिटेशन है वो सारे साल होती है, तो सारे साल वर्षा कहाँ पर होती है, ये इतना भी अगर आपको पता है तो आप इजीली आंसर पर ड्राइव कर जाओगे। इसका मतलब क्या, कि आपको 3 बातें बता रहे हैं कि अगर एक भी पता है तो आंसर निकाल लो। तो ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस में से होते हैं। उसके बाद इनकरेक्ट आपको फाइंड आउट करना होता है। अब इनकरेक्ट में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये कि कई बार हम क्वेश्चंस की जो हमारी टेंडेंसी है वो सही लगाने की होती है। तो हम क्या करते हैं कि ऑप्शन पढ़ते हैं, अच्छा ये सही है, ये सही है, ये गलत है। अब हमने देखा कि इनमें से सही और गलत में कंफ्यूज हो गए, कि अच्छा पूछा तो था कि सही नहीं है, हम कराए कि सही कौन सा है। तो ऐसा नहीं करना है, 2 बार पढ़ना है, और अगर आपको स्टेटमेंट पता है तो स्टेटमेंट के आगे जाकर के क्रॉस मारना है। तो जितने पर क्रॉस मारोगे वो आपका सही आंसर होता जाएगा, ठीक है? आई होप इतना आप जानते भी हो और आपने इतना प्रैक्टिस भी कर लिया है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं वाले क्वेश्चंस में बहुत बार यूपीएससी फँसाता रहा है पहले। अब थोड़ा-सा इधर कम कर दिया है, लेकिन पहले इसका जम के प्रयोग यूपीएससी करता था। अब तो नए-नए टाइप्स आ गए हैं, तो उसका प्रयोग कर लेता है। फिर ये रिसेंटली ऐड किया गया था कैलकुलेशन बेस्ड। कैलकुलेशन बेस्ड वाले में एक ही चीज़ है, ये पिछले साल का सवाल है। तो यूपीएससी ने क्या किया कि जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, मान लो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं, उसमें कोई फ़ॉर्मूला है तो फ़ॉर्मूला फ़ॉर्मूला हम छोड़ दिया करते थे जनरली। हमें लगता था कि कोई ज़रूरत नहीं है, यूपीएससी पूछता नहीं है, कैलकुलेशन कराता नहीं है, बट लास्ट ईयर उसने सरप्राइज़ दिया और हमसे कैलकुलेशन पूछ लिया। अब इसमें क्या करता है, सर्टेन मिस इन्फॉर्मेशन हमें दे देगा, या इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे देगा, यूजलेस इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है? मान लो आपका फॉर्मूला लेट्स से कि P इज इक्वल टू A माइनस बी है, ये वाला फॉर्मूला है, तो आपको एक चीज ऐसी दे देगा C जिसका फॉर्मूले में यूज ही नहीं है, और फिर आपको लगेगा कि अच्छा इसका यूज नहीं है तो दिया कहाँ है। आप कंफ्यूज हो गए कि अगर दिया है तो इसका मतलब यूज होना है कहीं, और मैं उसको यूज कर ही नहीं रहा या कर नहीं रही, तो मेरा आंसर गलत है। ऐसा नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर लेना इस साल, और दूसरा करेक्ट डेटा को करेक्ट फॉर्मूले में रख के आंसर डिराइव करना आना चाहिए। इजीएस्ट क्वेश्चंस होते हैं ये। इजीएस्ट क्वेश्चंस इसलिए क्योंकि अगर फॉर्मूला पता है तो बहुत आसानी से आप इसके आंसर पर आ जाओगे, ठीक है? तो ये थे 15 से ज़्यादा तरीके के प्रश्न जो यूपीएससी पिछले सालों में पूछता रहा है। उम्मीद है कि आपको थोड़ा-सा इससे मदद मिलेगी, और प्रीलिम्स में जब आप जाओगे तो आपको पता होगा कि आपके सामने कौन-सी चुनौती है या कौन से सवाल आपके सामने आने वाले हैं। तो ध्यान रखना, ये 16 तरीके के सवाल हैं,
थोड़ा एक बार देख के इनकी प्रैक्टिस करके और कैसे आप बेटर इनमें परफॉर्म कर सकते हैं, उस तरीके से इनको देख करके आपने एग्ज़ाम में जाना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमें लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि क्या आपको पिछले सालों में दिक्कत आई है और कौन-सी चीज़ों पर आप चाहते हैं कि हम आपसे बात करें या आपको इन्फॉर्मेशन दें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।